Hello everyone. Hello. Welcome to YouTube channel of Hemophilic Academy. संजीव मिश्रा हाय, महिमा गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एमएससी एंट्रेंस के लिए। डीयू बीएचयू की है, कोई भी इंक्वायरी हो उससे रिलेटेड, तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। शुभम मलिक नमस्ते भाई, नमस्ते। प्रशांत गुड आफ्टरनून। श्यामली हेलो। आइए जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। नीलम कौशिक हाय। आशुतोष दुबे हाय हाय। ठीक है, हेलो, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। और ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देखिए। पहले बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस बताइए एक बार मुझे, अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? बताइए एक बार, साउंड बताइए, साउंड अच्छा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है महिमा सिंह, क्लियर है वॉइस? देखिए डीयूबीएचयू का स्टार्ट करने वाले हैं। 133 हो चुके हैं, 135 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। हेलो अंकित गुप्ता हेलो। अमृता राज गुंडून आइए जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे तुम्हें। दो मिनट बाद हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। डीयूबीएचयू से जो भी कोई प्रॉब्लम है प्रिपरेशन में, एडमिशन से, एडमिशन होने के बाद तब कहाँ एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में लेना है, क्या डीयू के हर डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, क्लास कहाँ लगती है, इन सब से रिलेटेड, क्लास के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब आज सारा मैं क्लियर करने वाला हूं तुम्हारा। अमित दत्ता गुड आफ्टरनून। आइए, एक मिनट बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं। डीयू में ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर का होता है? चैप्टर नहीं, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है। पूरा बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, पूरा जितना भी बीएससी का तुम्हारा सिलेबस होता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे होते हैं, तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ टच तो मिलेगा। तो मैं ऐसे स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि इस टॉपिक से इतने ज्यादा वेटेज का आ रहा है। तो टॉपिक को देख के, जैसे कोऑर्डिनेशन बड़ा टॉपिक है तो उससे 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक बड़ा टॉपिक है, उससे 2-3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री छोटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ गए। थर्मोडायनेमिक्स है, बड़ा टॉपिक है, उससे 5 क्वेश्चन आ गए। इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का भी वेटेज ज्यादा हो जाए। नेट गेट के लिए भी सेशन लेंगे भाई। लक्ष्मी प्रिया गुड आफ्टरनून। टाइम मैनेजमेंट सब बताएंगे आपको। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। क्योंकि आपको लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने हो गए, तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। क्योंकि कभी भी एक बात याद रखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती कि तुमने सारा पढ़ लिया। तुमने पढ़ा कितना है? जो तुम्हारे पास नोट्स है, अपने नोट्स को पढ़ा है। बस तुमने सोचा कि हमारी प्रिपरेशन खत्म हो गई, अब जो आएगा कर लेंगे, अब वेट करने लगे हो एग्जाम का। लेकिन प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होती। रिवीजन कैसे करें? ओके, क्वेश्चन भेजते रहिए आप। हाउ टू प्रिपेयर रिएजेंट एंड मेन ग्रुप एलिमेंट फॉर डीयूबीएचयू। मेन ग्रुप एलिमेंट के लेक्चर चल रहे हैं, सीरीज देख सकते हो आप। डेली एक लेक्चर अपलोड हो रहा है मेन ग्रुप के लिए। तो 15-16 जून तक कंप्लीट मेन ग्रुप आ जाएगा चैनल पे।
बीएचयू में बहुत कम टाइम मिलता है, टाइम कैसे मेंटेन करे, सिलेबस को कैसे कवर करे, एक ईयर में मेरा नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस है, तो एक ईयर तो बहुत काफी टाइम है अंकिता गुप्ता तुम्हारे पास। अनु मौर्य हेलो, दानिश अहमद, आईआईटी जैम पे क्यों डिस्काउंट खत्म किया है? अरे डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं है, तुम्हें पढ़ना है तो तुम एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पढ़ने की चाहत है तो फोन कीजिए, एडमिशन आपको ऐसे ही हो जाएगा। इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है कि हम यहाँ पे इतना तुम्हें वो करें। बस तुम्हारा पढ़ने का मन है, सर को फोन कीजिए, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कि कहिए सर मुझे एनरोल होना है, इतने पैसे में दे सकता हूँ, पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो बस तुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसे, हाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम है बीएचयू वाले ने, ये दिक्कत आती है बीएचयू वाले, क्या पूरा सिलेबस एक साइड रख रखा है उन्होंने, और एक एनालिटिकल टॉपिक को बस गाते रहते हैं, एक एनालिटिकल को, ये पूरा सिलेबस है और ये एनालिटिकल है, उन्हें ये पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं दिख रहा, लेकिन बस उन्हें ये दिख रही है, ये एनालिटिकल है, ये क्लियर हो गई तो मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अरे डीयू के इतने बच्चे सारे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, क्या उन्हें एनालिटिकल पढ़ाई जाती है? डीयू के सिलेबस में एनालिटिकल ही नहीं है। एनालिटिकल का है तुम्हारे सिलेबस में, बाहर उड़ीसा, उड़ीसा की टाइप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस साइड एनालिटिकल है, तो एनालिटिकल के साथ कैसे डील करना है ये भी डिस्कस करूंगा। कट ऑफ, चलिए काफी टाइम हो गया, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो इंक्वायरी रहेगी बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर पहले मैं बीएचयू एग्जाम का डिस्कस कर लेता हूं। देखिए बीएचयू एग्जाम में अगर बीएचयू की बात करें, 120 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 नेगेटिव होता है, टोटल कितने हो जाएंगे 360 मार्क्स, 360 का आपका पेपर होता है। उसमें से अगर आपने 2 इतना स्कोर कर दिया तो आप सेफ जोन में है। अब तुम कहोगे सर पिछले साल तो कट ऑफ नीचे गई है, अरे कट ऑफ तो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करके पेपर दे रहे हैं। अब जितने ज्यादा अच्छे बच्चे पेपर देंगे तो इतनी कट ऑफ ऊपर जाएगी, जितना ज्यादा टॉपर ऊपर आएगा, तो कट ऑफ तो वेरी करती रहती है, लेकिन मैं बता रहा हूं 200 प्लस मार्क्स आपके एडमिशन के लिए सेफ है। अब बीएचयू में होती क्या है, 70 से 80 सीट होती है, उसमें 35 सीट्स किसकी होती है, जनरल की। अब 35 में जनरल का एडमिशन होता है, मुश्किल से 30 ही सीट होती है, 35 भी ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, तो 30 बच्चों के लिए इतने बच्चे एडमिशन लेने के लिए पेपर भरते हैं फॉर्म। अब उसमें क्या होता है, 35 है तो इसमें तुम्हारा डबल रैंक तक 35, 70 या 90 रैंक तक का बच्चों का एडमिशन हो जाता है बीएचयू में। तो कट ऑफ वट ऑफ में ध्यान रखिए, तुम्हें 200 प्लस लाना है, बस 200 प्लस। अब देखो ध्यान से, जब बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में जितना आपका जैम का सिलेबस है वो तो सारा जैम का सिलेबस होगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ एक्सटर्नल टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक हो गया ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप पोर्शन आपका ऐड है, पॉइंट ग्रुप वाला, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक सिमेट्री है, सिमेट्री एलिमेंट का है एक पोर्शन, और दूसरा आपका स्टैट है, तीसरा आपका एनालिटिकल है, ठीक है, और फोर्थ आपका जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैम के सिलेबस में एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, कोई पढ़ाता नहीं है। तो देखिए ये 4 टॉपिक है जो आपके बाकी ईयर से डिफरेंट है, मतलब बाकी एंट्रेंस एग्जाम से, जैसे डीयू में नहीं आते, इन चारों में से डीयू में सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट से पूछा जाता है, इनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन बीएचयू इन चारों में से भी देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सारा पेपर एक तरफ दिखता है, सिर्फ इस एनालिटिकल के पीछे लग जाते हैं कि सर हमें ये एनालिटिकल बताइए। भाई मान लिया एनालिटिकल के 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 तो बहुत ज्यादा बता दिए, 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं, मान लो, सपोज करो मान लो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 के 24, 24 मार्क्स की आती है। इस 24 मार्क्स में से 100% बता रहा हूं मैं, जितना ऑब्जर्वेशन किया है 2010 से 2019 तक सारे पेपर मैंने देखे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें 2 क्वेश्चन तो आपके रिपीट ही रहते हैं भाई प्रीवियस ईयर के। तो कितने क्वेश्चन बचे, 6 में से 2 क्वेश्चन तुम कॉमन सेंस से कर लोगे, लो भैया 2 क्वेश्चन तुम्हारे कॉमन सेंस से हो गए, बचे कितने 4 क्वेश्चन, तो सारे करने जरूरी है क्या, 4 क्वेश्चन छोड़ दो,
इन 4 क्वेश्चन के लिए सारी क्रोमेटोग्राफी, सारा एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ोगे क्या? पर पढ़ भी लिया, उसकी क्या गारंटी है कि तुम सही करोगे? कहां से पढ़ोगे इतना डीप? क्योंकि एनालिटिकल का है नहीं। आगे एनालिटिकल का मैं स्टार्ट करूंगा अपने केमोफिलिक एकेडमी पे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपना मोटिव क्या रखना है? तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, बात खत्म। तो इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें एनालिटिकल को ही पढ़ना है। तुम्हें क्या बता दिया? 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन तुम अपने लॉजिक सेंस से कर लोगे कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, बाकी 4 बचते छोड़ दो, नहीं लगाओ हाथ। अब जो बाकी टॉपिक बचते हैं, ये पॉइंट ग्रुप, ये पॉइंट ग्रुप मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा सिमेट्री, सिमेट्री इसी में आ जाएगी। दूसरा क्या आ गया? स्टैट। भाई स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा खासा वेटेज आता है, और तुम ये सोच रहे हो कि अभी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे इस चैप्टर से बच जाओगे। नहीं, तुम्हें नेट गेट में आके भी ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट एमएससी में जाने के बाद भी थ्योरी का पेपर होता है स्टैटिस्टिकल का, तो तुम्हें स्टैटिस्टिकल तो पढ़नी ही पड़ेगी। आज नहीं तो फ्यूचर में पढ़नी पड़ेगी, पर कभी ना कभी पढ़नी पड़ेगी। तो स्टैटिस्टिकल से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। क्या पूछा होता है? डेरिवेशन पूछा होता है कि ये पार्टीशन फंक्शन है, इसका क्या होता है, ये वाइब्रेशनल वो पार्टीशन फंक्शन है, इसके लिए क्या होगा। तो सिंपल है, पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, तो देखो। उसमें से भी सारे लेक्चर नहीं देखने, अगर सारे देखने हैं तो नेट गेट तक का है पूरा, फ्यूचर में देख लेना। लेकिन अभी कितने देखने हैं? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तक, सिर्फ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तक सिर्फ तुम्हें देखना है स्टैटिस्टिकल में। 1 to 7 लेक्चर होंगे ये, 7 लेक्चर तक। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, सिंपल। जो मैं फाइनल लाइन का रिजल्ट बता रखा होगा ना कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन का फाइनल रिजल्ट क्या आता है, किस फॉर्म में पूछेगा, तो वो मैं वहीं पे डिस्कस कर रखा है कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बीएचयू में पूछा गया है। तो वो लास्ट में 15-20 फॉर्मूले बच जाएंगे, उन्हें एक पेज पे इस साइड में लिख लेना, पेपर जाने से पहले पढ़ लेना, पक्का 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे हार्डकोर न्यूमेरिकल भी नहीं आते इससे, न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल आएगा। और तुम्हारे पास टाइम भी तो 2 घंटे का है, तुम्हें इतने क्वेश्चन करने भी तो सिर्फ 2 घंटे में है। 120 मिनट है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। अगर पार्टीशन फंक्शन का न्यूमेरिकल, अगर ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 मिनट लगेगी तुम्हें सोल्व करने में। तो न्यूमेरिकल छोड़ दो, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये मैं पहले डिस्कस कर दूं तुम्हारे साथ। दूसरा तीसरा क्या आता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में से थोड़े से एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो तुमने इसमें भी पढ़ा है बीएससी में, तब भी हो जाएगा। या इसके ऊपर अभी 2-4 दिन रुक जाओ, मैं इसके ऊपर लेक्चर बना के डाल दूंगा, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एनालिटिकल में टाइम लगता है, थोड़ा इसका कंटेंट ढूंढना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, एक प्रिसाइज वे में आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो अभी इसके लिए छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना जब मन करे। लेकिन अभी जो ये टॉपिक है, पॉइंट ग्रुप, स्टैटिस्टिकल और एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके अपने नंबर सिक्योर कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया होगा पॉइंट ग्रुप के लिए। बीएचयू 2019 में तुम जब देखोगे सॉल्यूशन में जाके, मैंने अलग से एक पॉइंट ग्रुप की वीडियो बना रखी है और उसमें सारा पॉइंट ग्रुप डिस्कस कर रखा है, किस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन टैकल करोगे। बात ठीक है? स्टैटिस्टिकल के सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, इससे कोई दिक्कत है? अब जितने 4 टॉपिक में से जब मैंने 3 टॉपिक आपको पहले बता दिए, तो एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन छोड़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही? बताओ। अरे मानते हो कि नहीं मानते? बोलोगे? ड्यू पीएचडी एंट्रेंस कब होगा? अभी एक बार ओपन तो हो जाए सारा। बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही है? रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रिपेयर करें बताएंगे, अभी बताएंगे। पहले एक बार ये तो देख लो कि पढ़ना क्या है। तो बीएचयू के लिए तुमने समझ में आया कितना पढ़ना है? और बीएचयू का लेवल बता देता हूं तुम्हें। जब मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं ना बीएचयू के 2019 के, पता नहीं तुमने देखे हैं नहीं देखे, तो उसमें हर क्वेश्चन को मैंने बताया कि कहां से उठा रखा है। इनफैक्ट 11th क्लास की बुक से भी उन्होंने क्वेश्चन उठा रखा है। तो क्वेश्चन का लेवल बीएचयू में इतना हार्ड नहीं होता। सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इंटरमीडिएट पूछ लेता है, जो नेम रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट पूछ लेता है। ओपमैन में क्या इंटरमीडिएट बनेगा, सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन टाइम कम होता है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट की भी तो प्रॉब्लम है। अब देखो, तुम्हारे पास 120 क्वेश्चन है। दूसरी बात तो ये
कि प्रिपरेशन के दौरान अब तुम्हारे पास इतना टाइम है कि बाद में बहाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। कभी तुम ये बोलो कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसलिए प्रीवियस ईयर नहीं कर पाए। मैं बता दूं कि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, कभी तुम्हें लग रहा हो कि सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, मैं जब बीएचयू में था मेरी 52 रैंक आई थी, डीयू में 46 रैंक आई थी, एचयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अंडर 50 थी। ऐसे ही जामिया का भी एंट्रेंस दिया था मैंने, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं छोड़ा था, हर किसी में रैंक आ रखी है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई है 80 रैंक, गेट क्वालिफाई है, सब कुछ। ये कैसे किया? देखो दो चीजें होती है इसमें। मैंने कहीं देखा तुमने जैम नहीं लिखा, क्योंकि जैम में मैं गलती की थी, और उस एक गलती से मैं इतना सीख गया कि मैं अब बच्चों को भी बताता हूं कि ये गलती तुम्हें इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं करनी। तभी तो उस गलती से सीख के मैंने इतने एंट्रेंस एग्जाम किए। और नॉलेज मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती है, तुम्हारा एडमिशन कहां हो रहा है वो मैटर नहीं करता। अब क्या मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या मुझे नॉलेज नहीं है? क्या मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं? क्या तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा? या आईआईटी वाला बच्चा ही ज्यादा फास्ट होता है? ये सारी मिथ है ना, ये निकाल दो, कोई फायदा नहीं है इन मिथ विथ का बनाने का। अब जब तुम क्वेश्चन की पहले प्रिपरेशन सुन लो, सबसे पहले तो ये जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक कवर करो। टॉपिक कवर करने के बाद दूसरा क्या करना है, बीएचयू के जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे साइट पर अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है। 2010 से, 2010 से नहीं करना तो 2015 से कर लो, 19 तक सारे पेपर लगा लो, उनके नीचे आंसर की लगी होती है। तो इनमें से ही तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तुम पेपर देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड में लो भाई हो गया टिक। तो कभी कभी तुम पता प्रॉब्लम भी क्या करते हो, तुमने 2010 से सपोज करो क्वेश्चन लगा लिए 2019 तक, बस क्वेश्चन लगा के बैठ गए, लेकिन उनमें पेपर में से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए जो हम बाद में भूल जाएंगे। अब तुम जब पेपर लगाओ, एक पेपर को एक दिन में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि इसका बीएचयू का पेपर जो होगा एंड जुलाई तक ही होगा, एंड जुलाई तक ही होगा। डीयू का भी एंड जुलाई तक ही होगा, अगर होगा तो, उससे पहले नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास अब भी 2 महीने का टाइम है। तो एक एक पेपर लगाओ, पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में भूल जाऊंगा, उस टाइम पे तो तुम्हें लगेगा कि आ रहा है। यही गलत फहमी होती है हमें कि हमें आ रहा है, हम बाद में भी हमें याद रहेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम्हें लग जाए कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा और ये थोड़ा बाहर से है, तो उस पर क्या काम करो, उसका तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो और अलग से एक पीडीएफ बनाते चले जाओ। तो सब पेपर में से कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट ले लोगे। एक पेपर में से मुश्किल से तुम्हें 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो तुमसे थोड़े प्रॉब्लम आ रही है करने में, या तुम्हें याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो 15 क्वेश्चन हो गए, 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो, 150 क्वेश्चन हो गए। तो 150 क्वेश्चन की तुम्हारे पास एक पूरी की पूरी पीडीएफ बन जाएगी प्रीवियस ईयर की। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर सारे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट में जब तुम्हारा रिवीजन टाइम आएगा 7 दिन में, तो ये 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ रिवाइज कर लो, मुश्किल से 1 से 2 घंटे में हो जाएगी। पर लेकिन चीजों में टाइम लगता है, पर तुम्हें तो सब कुछ तैयार चाहिए ना थाली में। क्या भाई, तुम्हें तो सब कुछ तैयार चाहिए ना थाली में। सर आप क्या गलती किए थे? गलती ये की थी कि लास्ट के 7-8 दिन, पूरे लास्ट का पूरे जनवरी नहीं पढ़ा था मैं, दिसंबर तक मैं पूरी मेहनत करी, सब कुछ लगाया, सब कुछ किया, और इतना पढ़ लिया कि बाद में बोर हो गया। ऊपर से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं उनके अलग से कंसेप्ट बना के नहीं लिखे कि इस क्वेश्चन में ये है, उस टाइम पे उन क्वेश्चन को करता रहा, जब पेपर में आए वही क्वेश्चन जो मैंने दिसंबर में किए थे तब वहां पे मैं भूल गया। तो ऐसी बहुत बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिनको हम करते हैं। तो अभी जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएचयू का, उसमें बोर नहीं होना है। कभी तुम सोचो कि तुमने सब कुछ पढ़ दिया है और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बाकी है अभी। अपनी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी कर दो कि अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें उसे टाइम ही नहीं लगे करने में, तुरंत टिक किया, ले भाई निकलो निकलो निकलो। 120 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास टाइम भी बच जाएगा बाद में। तो पीडीएफ बन जाएगी, 1-2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, बात खत्म, सीधा। इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक और बात बता दूं तुम्हें, डीयू बीएचयू में ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। बस उन फॉर्मूले बेस में ये देखना है कि पूछा क्या है, बस वो क्लिक करके कैलकुलेट करके निकाल के आंसर देना है। बस उसमें जो फॉर्मूला बेस आते हैं ना, उनमें तुम मिस्टेक करोगे तो यूनिट की मिस्टेक करोगे। जैसे इस बार इसमें ड्यू में क्वेश्चन आ रखा था, डेंसिटी दे रखी थी 1 ग्राम/लीटर, और क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था तुमसे, और मास भी दे रखा था।
तो जब लीटर वॉल्यूम पूछा है, लीटर में तुम्हें डेंसिटी दे रखी है और तुमसे वॉल्यूम पूछ लिया कि सेंटीमीटर क्यूब में, तो कैसे निकालोगे? तो यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है। या तो तुम्हें पता होना चाहिए लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको अवॉइड करना है। और जब पेपर करो, पेपर करते टाइम ध्यान रखो, जो क्वेश्चन तुमसे हो रहा है तुरंत पढ़ते ही पता लग जाता है। मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है। अगर क्लिक कर रहा है टिक करो, नहीं कर रहा तो स्किप करो, आगे बढ़ो। क्योंकि क्वेश्चन 120 होते हैं, 120 में से 120 क्वेश्चन आपको देखने हैं। और जब तुम 120 के 120 क्वेश्चन देख लोगे, मान लो तुमने 80 क्वेश्चन कर दिए और तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन बच जाते हैं, उसके बाद आराम से 40 क्वेश्चन को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनमें टाइम लगाओ, इन 40 में से भी 20 हो जाएंगे तुम्हारे। तो पहले अपना टाइम सेव करना है। जो जो क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं सब में घूम जाना है और उनको टिक करते चला जाना है। बाद में जितना टाइम बचेगा उनमें से जो क्वेश्चन बाकी है उनमें ट्राई करो। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ रहा है, अगर तुम्हें श्योर हो कि इस न्यूमेरिकल में आंसर सही आ रहा है, मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो आंसर सही निकाल दूंगा, तो उस पे टाइम इन्वेस्ट करो। अदरवाइज टाइम इन्वेस्ट मत करो उस न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल करोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन भी तो मिस्टेक कर दोगे, इसकी भी तो क्या गारंटी है कि सही करोगे। सर आप डेली क्यूज कराइए। अरे भाई डेली क्यूज हो तो रही है, मजा नहीं आ रहा क्या? सर कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता। कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ा ही ना आता है। जब तुम सारी चीजें, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, एक बार सिलेबस पढ़ने से और तुम महारथी बन जाते हो कि हाँ अब हमसे कुछ भी पूछ लो। एक बार सिलेबस पढ़ने से कभी कॉन्फिडेंस गेन नहीं आता। जब तुम एक ही सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे। एक बार सिलेबस पढ़ के और फिर रख दिया, फिर बोर होने लगे, फिर उसके बाद जाते जाते एक टॉपिक देख लिया, ऐसे नहीं होता। तुम पता क्या सोचते हो, एक बार सिलेबस सारा पढ़ दिया, बस तुम्हारी तरफ से सिलेबस खत्म है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब तुम उसी सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लोगे। भाई टाइम है तुम्हारे पास। ये भी फैक्ट है कि जिस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, अगर उसमें 10 घंटे लगते हैं उस टॉपिक को कवर करने में, दूसरे टाइम पढ़ने में तुम्हें उसे पढ़ने में मुश्किल से 8 घंटे लगेंगे। और तीसरे टाइम में जब तुम उस टॉपिक को पढ़ोगे तो तुम्हारा वो टॉपिक 3 से 4 घंटे में कवर हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा बार तुम एक टॉपिक को पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम कम हो रहा है और तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है। क्योंकि ये डीयू बीएचयू वाले कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल होते हैं। अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है तो तुरंत क्लिक कर दोगे, अगर नहीं है तो फिर बैठ के क्या सोचना, पेपर छोड़ के आओगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है? सर लेक्चर जुलाई तक रहेंगे। जुलाई तक नहीं, जब तक तुम्हारा डीयू बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेंगे, चाहे कभी भी हो वो। सर यूट्यूब पे थर्मो कंप्लीट है क्या? थर्मो के मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर रहते हैं। थर्मो पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे ही होगा। सर ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करें? ऑर्गेनिक की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को। बच्चे ड्यू बीएचयू के ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड आती है, लेकिन रीजन कुछ और है। इनऑर्गेनिक हार्ड आती है, फिजिकल सिंपल आती है, ऑर्गेनिक सिंपल आती है, लेकिन इनऑर्गेनिक हार्ड आती है। इनऑर्गेनिक कैसे करनी है बताते हैं। पीपीएमपीबी के लिए सॉल्यूशन का नया चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा कल से सीरीज, तो उसमें सारी कंसंट्रेशन टर्म मैं बताऊंगा, एक एक टर्म कि कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनते हैं। एमएससी में जाके सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, वो सब कुछ मैं उस सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं कंप्लीट पूरा। तो कल से सॉल्यूशन के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। जुलाई के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? वैशाली तिवारी, जुलाई के बाद भी देखो भाई कुछ कह नहीं सकते हम, क्या आप दोनों बैठ के अंदाजा ही लगा रहे। जैसे इनका यूजीसी का आया, उन्होंने क्या कहा कि अगस्त में क्या होगा कि जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और सितंबर में जाकर आपका जो फर्स्ट ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर इस हिसाब से मैं आइडिया लगाऊं तो हमारा जुलाई एंड तक एंट्रेंस एग्जाम हो जाना चाहिए। फिर 1 महीना किसमें लगेगा? एडमिशन प्रोसेस में और रिजल्ट आने में। बस ये होगा कि इस बार जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है ना, जो 20-25 दिन या 1 महीना खींच देते हैं, वो तुम्हें 10-15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा। ये नहीं होगा कि इसमें महीने लगा देंगे, क्योंकि उन्हें सितंबर तक अपना सेशन स्टार्ट करना है ना। क्योंकि अगर उन्होंने और सेशन ज्यादा लेट कर दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए सेशन गड़बड़ा जाएगा। फिर उन्हें तुम्हारा एक सेमेस्टर तो खत्म ही हो गया, फिर उन्हें क्या ईयरली एग्जाम रखने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। तो सिस्टम बड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तो ये क्या करेंगे, सितंबर से तुम्हारा सेशन स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारा सिलेबस कम कर देंगे, लेकिन अगर यही अक्टूबर से सेशन स्टार्ट कर दिया, 1 महीने में क्या सिलेबस कंप्लीट करा देंगे तुम्हारा। फिर भी उन्हें
ईयरली एग्जाम रखने पड़ेंगे। पूरा सिस्टम चेंज हो गया ना, तुम्हारा इस साल भी खराब हो जाएगी, अगली साल भी खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज के लिए अनाउंसमेंट करेंगे भाई, टेस्ट सीरीज के लिए, बीएचयू की टेस्ट सीरीज के लिए। ये जो 2 घंटे में कैसे क्वेश्चन करना है, ये टेस्ट सीरीज से ही तो हम सीखते हैं। टेस्ट सीरीज में देखो, जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। पहला, कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूं क्या क्या गलत फहमी होती है। टेस्ट सीरीज में बच्चों को एक तो ये रहती है कि हमारा अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारी रैंक नीचे गिर जाएगी। अरे भैया, टेस्ट सीरीज में काहे की रैंक? तुम्हारे अगर 120 क्वेश्चन है ना टेस्ट सीरीज में, और 120 में से तुम अगर 50 क्वेश्चन बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से सही कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा 120 में से तुमसे 70 क्वेश्चन कर रहा है और 70 में से 20 में वो श्योर नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग उसकी हो गई कि नहीं हो गई? वो तुम्हारे इक्वल तो आ गया। तो जब कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और टेस्ट सीरीज दो तो पूरी 100% ईमानदारी से दो। ये नहीं कि इधर साइड में तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो फोन में, अच्छा इधर साइड में नोट्स खोल के बैठे हैं, अच्छा ये तो मैं भूल गया था, मुझे तो पता ही नहीं था B2S6 में कितना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो देख लेता हूं। ये सब नहीं चलना, क्योंकि इससे खुद को ही धोखा दोगे। अगर उस टाइम पे तुमने एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में गलत कर दिया, फिर टेस्ट सीरीज के बाद तुम उस क्वेश्चन को देखोगे और तुम्हें दुख होगा कि यार ये तो मैं पढ़ा था और मैं इसे भूल गया। कि जिंदगी में ठेस लगनी जरूरी है, और ठेस तब लगेगी जब तुम गलती करोगे और उन गलती से सीख के आगे दूसरों को गलती करने से रोकोगे और खुद को आगे से प्रिपेयर कर लोगे कि मुझे इस टॉपिक में ये गलती नहीं करनी। तो मैं तो कहता हूं गलती करो, मैं भी तो गलती से सीखा हूं। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं XYZ, उस टॉपिक में बच्चों को ये तक बताता हूं कि भाई यहां तुम गलती करोगे और ये गलती करोगे 100%, और करते हैं बच्चे गलती। तो जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहाँ पे गलती नहीं करनी तो मत करो भाई, या तो तुम गलती करके सीख लो या मैं बता रहा हूं उससे सीख लो। अब सामने फावड़ा पड़ा है, अब तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम्हें तो गलती करनी है, अब तुमने उस पर पैर रखा हो ये तो कट गया। और एक बंदे ने पहले बता दिया भाई फावड़ा पड़ा है आगे पैर मत रखना कटेगा, तो किस बंदे की बात सुनोगे? खुद गलती करके सीखोगे कि जिस जिस दूसरे ने, मैंने गलती कर रखी है ना तो मैं सिखा रहा हूं कि ये गलती नहीं करनी तो मत करो। टेस्ट सीरीज जैसे है पूरी ईमानदारी से दो, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 50 ही क्वेश्चन सही करो, कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज में रैंक वैंक का। बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से बिल्कुल, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक करें। तो टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ही इधर उधर से क्वेश्चन डले होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी चाहिए ना कि ये क्वेश्चन तो सर वहां से रिपीट है, ये क्वेश्चन तो वहां से रिपीट है, तो क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं अलग। तो वे क्वेश्चन बनाए कहां से? हम भी तो इंसान है ना, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डल जाते हैं, इधर दूसरे कंसेप्ट उठा लेते हैं, थोड़ा वर्जन बढ़ा देते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चन में कंसेप्ट वही है, कहीं ना कहीं आगे जाके नेट गेट में भी तुम्हें वे क्वेश्चन टैकल करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ईमानदारी से दो। नेट की कोचिंग, नेट की तो चलती रहेगी अंजलि रोहिला, नेट की कोचिंग तो चल रही है, ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लो। ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, जब मैं कोचिंग करता था 2016-17 में, उस टाइम पे तुम्हारी, तुम तो अभी अभी आए हो ना नए नए मार्केट में, अभी तुम्हें पता है, तब तो तुम बच्चे थे, BSc फर्स्ट ईयर में होगे या एडमिशन ले रहे होगे, तब तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था ना। तो उस टाइम पे जो ये जैम की कोचिंग होती है ना, 40K में होती थी, 35 से 40K में, एक सिर्फ जैम की कोचिंग। और वहीं नेट की कोचिंग 40 से 50K में। देख लेना इतिहास उठा के। जब 2017 से आज मुझे 2.5 साल हो गए पढ़ाते हुए, और उन 2.5 साल में आज मैं पहली बार आपके साथ लाइव सेशन ले रहा हूं। और इन 2.5 साल में बताओ क्या चेंज आया है। जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तब ये सिस्टम इतने पे था, किसी भी कोचिंग का उठा के देख लो XYZ जो अपने आप को तूफान मानती है। अब ये सिस्टम गिर के कितने पे आ गया? सिर्फ आपको 4 से 5K में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। तो एजुकेशन जो धंधा है ना, वो तो हमने कम किया है, धंधा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चलो हम भी पढ़ा रहे हैं, आपको पैसे में दे रहे हैं, लेकिन धंधे के ना कुछ वसूल होते हैं, अगले बच्चे को देखना पड़ता है। जब मैं पढ़ता था कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे होते थे कि उनके पास भाई पैसे ही नहीं होते थे, उनके पास पैसे ही नहीं है कि उनके पास 30,000 रुपए ही नहीं है कि वे कोचिंग ले सके। अब उनका मन मर जाता था कि यार मैं IIT में कैसे जाऊं, बिना कोचिंग के जा नहीं सकता, विदाउट कोचिंग मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब जब तुम्हें 3-4 हजार में सब कुछ मिल रहा है तो अपना
टाइम यूटिलाइज करो उन चीजों को सीखने में। बहुत चीजें बदल गई है इन 2.5 साल में। इन चीजों को यूटिलाइज करो, अपना टाइम बचाओ, सारी चीजें एक साथ मिलेगी सब कुछ। कोई बताइए सर फिजिकल भी आ चुके हैं। अब देखो दूसरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, बच्चे क्या सोचते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है। तुमने ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है क्योंकि तुमने आज तक बुक नहीं पढ़ी। तुम क्या करते हो, जितने भी टीचर पढ़ा दिया उन्होंने नोट्स बनवा दिए, तुमने पढ़ लिए, लेकिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। क्लेडन बुक है, तुम्हें आज पढ़ लो, या एमएससी में जाके या नेट गेट के लिए तुम्हें कभी ना कभी जिंदगी में क्लेडन तो पढ़नी ही पड़ेगी। मैं भी जब बीएससी में था तब मैंने क्लेडन नहीं पढ़ी थी, लेकिन एमएससी में आने के बाद में जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगा, जब तुम्हें पढ़ाने लगा, तब मुझे क्लेडन पढ़नी पड़ी। तो क्लेडन में से ही क्वेश्चन डायरेक्ट जैम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ड्यू में आते हैं, डायरेक्ट बीएचयू में पूछे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम सारी की सारी क्लेडन पढ़ो, तुम देखोगे इतनी बड़ी बुक है, 1400 पेज की बुक है, ओ माय गॉड मुझसे नहीं होगी, मैं तो 40 पेज के नोट्स ही पढ़ लूंगा बस, सफिशिएंट है। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरी बुक पढ़ो। जब तुम्हारे पास टाइम ना हो बुक पढ़ने का, तो तुमने कंसेप्ट तो टीचर से सीख लिए, कोई बात नहीं, सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं। अपने कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर तुम इन बुक में से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लगाओ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं लगानी, एक्सरसाइज भी छोड़ दो, एक्सरसाइज से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस तरीके से पूछा जाता है कि उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो, एक रेफरेंस दे सके वे। तो एक्सरसाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन लगा दो, मत पढ़ो थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा मुश्किल से, क्वेश्चन ही तो लगाने हैं। तो इससे तुम्हारी प्रिपरेशन ना बहुत हार्ड हो जाएगी, बहुत तगड़ी हो जाएगी। तुम्हें कोई क्वेश्चन में, तुम्हें ऑर्गेनिक में पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन था क्या, कुछ क्वेश्चन का चाहे लेवल कोई भी हो, तुम्हारे लिए वो 0 लेवल का ही लगेगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर इतने सारे, सर कौन सिलेक्ट करेगा ये, तो उसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। लाइव सेशन आने से पहले मैं तुम्हारे पूरी जो 1400 बुक की है ना, इसकी पूरी ऑर्गेनिक क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट है सब कुछ, वो लाइव सेशन खत्म होने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। बस जितने तुमने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि अब तक बीएचयू में जितना पढ़ना था ड्यू में 2 महीने में तुम तैयारी कर चुके हो, अब तुम बैठ चुके हो, वेट कर रहे हो। अब वेट करोगे तो फ्री रहोगे, फ्री रहोगे तो कुछ पढ़ोगे नहीं, चीजें कंसेप्ट भूलते जाओगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह उठो, 2 घंटे क्वेश्चन लगाओ क्लेडन में से, कितने मुश्किल से ऐसी होगी 70 to 80 पेज की पीडीएफ होगी मुश्किल से, या ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा हो सकती है, 100 पेज की पीडीएफ हो सकती है, लेकिन तुम्हारे क्लेडन के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। और मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ड्यू वाले यहीं से डालते हैं, क्लेडन से डायरेक्ट उठ के तुरंत भेज देंगे, कीमो सेलेक्टिविटी से डाल देंगे, जहां सेलेक्टिविटी कंसेप्ट होगा, एक एसिडिक ग्रुप दे देंगे, एक एस्टर ग्रुप दे देंगे, कौन सा रिड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? सर टेस्ट सीरीज अलग से बाई करना है क्या? रिड्यू भी एचयू के लिए 500-600 रुपए में टेस्ट सीरीज होगी मुश्किल से। जिसने कोर्स बाई कर रखा है उसे तो कोई नहीं देना, लेकिन जिसे अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो अलग से टेस्ट ज्वाइन सीरीज करना चाहता है, उसके लिए पेमेंट है भाई, 500-600 रुपए होगी। सर एनालिटिकल का प्रीवियस ईयर लगवा दीजिए। अरे मैं पहले ही बता चुका हूं, एनालिटिकल का प्रीवियस ईयर क्यों लगाना, क्यों, क्या जरूरत है? अभी मैं बता रहा हूं एनालिटिकल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एनालिटिकल पढ़ाने का टाइम नहीं है। एनालिटिकल पे इतना ध्यान ना देके तुम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, पॉइंट ग्रुप पढ़ लो, अरे जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। अब तुमसे भाई क्या पूछ लेगा कि मुझे बताओ BF3 में पॉइंट ग्रुप क्या है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, D3H होता है, ले भाई हो गया क्वेश्चन, सिंपल। तो जब तुमने पॉइंट ग्रुप पढ़ा रखे हैं तो तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूज करो ना, एनालिटिकल में जाने की क्या जरूरत है भाई? एनालिटिकल अभी होल्ड करो, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। सर पी ब्लॉक कैसे पढ़ना है? मेन ग्रुप के चल रहे हैं लेक्चर, मेन ग्रुप के चल रहे हैं, तो क्लेडन वाली जो पीडीएफ है आपको डाल दी जाएगी, एक एक बच्चे को करनी है। आज जो बच्चा लाइव सेशन देखने नहीं आया उसका कुछ तो नुकसान 100% होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारी पीडीएफ एक ऑर्गेनिक की डलेगी, और दूसरा आपकी पीडीएफ जो चलेगी वो इनऑर्गेनिक की डलेगी। एक इनऑर्गेनिक में डीयू बीएचयू में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ तो नेट से उठाए रखे होते हैं, कुछ नेट से उठाए होते हैं, 1-2 क्वेश्चन गेट पे ऐसे रिपीट होते हैं। तो अजय कुमार की एक बुक है,
कोऑर्डिनेशन के लिए और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए। तो उसकी अजय कुमार सर की एक बुक है जिसमें कोऑर्डिनेशन है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है, और एक ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ने के लिए मैं तुम्हें बोल ही नहीं रहा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पीछे के क्वेश्चन लगाने हैं, जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुक में, और इस बुक में चैप्टर वाइज पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, 20-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में। तो जब तुमने कोऑर्डिनेशन सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो, बस सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, कुछ नहीं करना तुम्हें भाई, क्वेश्चन तो लगा सकते हो ना। तुम्हारी मैं कह रहा हूं इतनी खतरनाक तैयारी हो जाएगी कि तुम पेपर फाड़ दोगे, और ये चीजें तुम्हारी बर्बाद नहीं जाने वाली कि तुमने सारे क्लेडन के क्वेश्चन लगा लिए, सारी कोऑर्डिनेशन और इसके क्वेश्चन लगा लिए। तुम्हारे पास टाइम है ना, कम से कम 2 मंथ का तो टाइम है भाई तुम्हारे पास। इस 2 मंथ में इतना काम कर लोगे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर में कम पढ़ना पड़ेगा, नेट गेट के लिए भी पढ़ना है, फिर तुमने क्वेश्चन पहले ही लगा रखे होगे तो इसकी क्या दिक्कत होगी। कुछ तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बताओ बताओ, कुछ स्पीड ज्यादा तो नहीं हो गई। हाँ, पूरी शर्मा पठानिया बेस्ट बुक है फिजिकल के लिए, पूरी शर्मा पठानिया बेस्ट बुक है फिजिकल के लिए आशुतोष दुबे। इससे अच्छी बुक मैं नहीं मानता। अगर तुम्हें आगे पढ़नी है, सारे कंसेप्ट है, एक एक टॉपिक है, एमएससी में जाके भी अगर तुम्हारा आता है ना, वो भी इसी में से पढ़ के तुम क्लियर कर लोगे। प्रिपरेशन बताइए, कोई और डाउट है तो। देखिए अब मैं क्या करा कि कोऑर्डिनेशन ओएमसी के प्रीवियस जो उसमें क्वेश्चन पीछे 20-30 क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, बस वो क्वेश्चन लगा लो, कंसेप्ट पढ़ चुके हो। अब सर कहोगे हमारे पास तो अजय कुमार ने ये भी बहाना खत्म कर दिया तुम्हारा। अरे अजय कुमार की और इनकी एक इनऑर्गेनिक की पीडीएफ बनाई है आज, इतनी तैयारी करके आया हूं तुम्हारे लिए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसका फायदा जरूर होगा, 100% होगा, याद करोगे कि सर ने ऐसे बताया था। तो ये क्वेश्चन की पीडीएफ है, इस क्वेश्चन की पीडीएफ में तुम्हें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन के अजय कुमार के क्वेश्चन मिलेंगे, ओएमसी के क्वेश्चन मिलेंगे, और तीसरा आपको डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूं। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा इसके बाद में, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वे क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं, कुछ एनालिटिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन डले हुए हैं जो नेट में आते हैं, तो एक बार उन पे नजर मार लेना, एमसीक्यू पे पढ़ के देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाए तो। मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे। कहां डालेंगे सर, अरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, नीचे नीचे क्लिक करो, आ रखा होगा तुम्हारा, जहां लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी लिखा है ना, उस पर क्लिक करके देखो, नीचे उस पर डल रखा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के, दिख रहा है उसमें, नीचे क्लिक करके देखोगे तो आ जाएगा। हाँ विद सॉल्यूशन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, कि तुम ये समझो कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है भाई। पीडीएफ में साथ के साथ उनके एमसीक्यू है, उन एमसीक्यू के क्या है, आंसर भी गिवन है। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, अपने क्वेश्चन मैच करने हैं, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन है भाई। अरे नीचे डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी, मतलब अभी नहीं डली, डल जाएगी, मैं डलवा दूंगा लाइव सेशन खत्म होते ही। पहले पीडीएफ ही देखोगे क्या? अब उसके बाद ये दो कर ली। अब फिजिकल के जो क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिक में क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन हो रखे हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री से आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, 2-3 आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो आरएस सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम रिएक्शन, रिएजेंट, और क्या बचता है तुम्हारा, रिएक्शन मैकेनिज्म और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये सारे टॉपिक की आपको पीडीएफ दे दी है। इतना भारी क्वेश्चन नहीं आता। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से सिंपल या तो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से पूछ लेगा, या डिल्स-रिडर रिएक्शन से 4+2 साइक्लो एडिशन करा के देख लेगा। अगर सिग्मा सिग्मा ट्रोपिक भी रिएक्शन देता है ना, तो उसमें सिंपल सा 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन पूछ लेगा। अगर उसमें पूछेगा तो 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन पूछ लेगा इस तरीके से। सर बीएचयू की तैयारी कैसे करें? अभी तक भी तुम्हारी बीएचयू की तैयारी नहीं हुई? लॉकडाउन में क्या कर रहे थे, पहले मुझे ये बताओ।
राजकुमार सिंह क्या कर रहे थे लॉकडाउन में? एसयू के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है? एसयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखो, इसका पेपर मैं मानता हूं कि हार्ड आता है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसमें क्या आता है, मैथ पोर्शन भी आता है, तो इसलिए पेपर थोड़ा होता है। इसके क्वेश्चन भी लेवल के होते हैं। जब तुम डीयू बीएचयू के पढ़ोगे, इसकी प्रिपरेशन करोगे, तो एचयू का भी इजीली कर लोगे। बस थोड़ी प्रॉब्लम कहां आती है कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे तो प्रीवियस ईयर चेक करो एक बार एचयू के, उसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हारे पास मैथ है तो तुम कर लोगे इजिली, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंकिता उमल, आपके लिए था ये एचयू के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर? कुछ नहीं है, इंपोर्टेंट चैप्टर क्या होता है भाई? प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर में पता लग जाएगा तुम्हें। कोई भी चैप्टर से ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इससे 10 क्वेश्चन आ गए। बस एचयू में ये दिक्कत है कि मैथ क्वेश्चन आता है। और जामिया की सुन लो, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम तो सबसे ही गंदा एंट्रेंस एग्जाम होता है। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा था जज इस टाइम मैंने दिया था? कैरम बोर्ड पर जो पाउडर यूज होता है, कौन सा कैरम बोर्ड पाउडर यूज होता है बताओ? चलो बता दो, तुम बता दो कमेंट सेक्शन में, बताओ कैरम बोर्ड पाउडर कौन सा यूज होता है? ये जामिया में एमएससी एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अलीगढ़, जामिया, ये इनका सबका बेसिक है। जितने भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत सिंपल एंट्रेंस एग्जाम आता है इनका। तुम अगर इतने डीयू बीएचओ के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर लोगे तो इनके एंट्रेंस एग्जाम में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे क्वेश्चन पूछा है तुमसे, कैल्शियम कार्बोनेट बताया, बताओ। तविल टाइम CaCO3, तो तुम्हारा तो कट गया। प्रीति लोहार, बोरिक एसिड, सौम्य राणा, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, हाँ बोरिक एसिड यूज होता है। तो ये क्वेश्चन बताओ, बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में जामिया में पूछा गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली थी, H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली, बताओ सल्फर की। ये जो क्वेश्चन 11 12 के है, ये क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब में ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है बेसिक। तो इनके लिए इतनी तैयारी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सर फिजिकल केमिस्ट्री अरे अहमद, फिजिकल प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें क्या बताया? फिजिकल के लिए सुन लो मेरी बात। तुमने जैम की तैयारी तो 100% की होगी, सब करते हैं। इसके ड्यू में थ्योरी में नंबर अच्छे हैं, उसे छोड़कर बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं डीयू बीएचयू में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका थ्योरी से हो जाएगा, तो क्यों बेवजह तैयारी करनी। सुनो, फिजिकल के लिए, फिजिकल में जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, एक बार वो टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाए, बात खत्म। फिर तुमने धीरे धीरे सब टॉपिक पढ़ लिए। अब जब तुम्हारा रिवीजन का टाइम आएगा ना, दोबारा वो क्वेश्चन पढ़ोगे। मैं क्या बताया, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता। तुम सोचते हो कि एक बार पढ़ लिया, फिजिकल एक बार पढ़ लिया और तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं। फर्स्ट टाइम अगर तुम किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो 10 घंटे लगेंगे, तो दूसरे टाइम में 6 घंटे रिड्यूस हो जाता है, 6 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो तब कुछ नहीं करना, तब उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। जब तुम दूसरे टाइम उस टॉपिक को पढ़ोगे, उस टाइम तुम्हें उस टॉपिक के सोर्स नोट्स बना लेने हैं। वे सोर्स नोट्स में क्या होंगे? आपके फॉर्मूले होंगे, कि जो इस टॉपिक पे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। जो तुमने क्वेश्चन लगाए थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगाए होंगे, मानते हो? तो उन क्वेश्चन में भी कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, भाई कोई ना कोई कंसेप्ट होगा ना, तो वो सारे कंसेप्ट तुम्हें याद रहेंगे। और उस टाइम पे तुम वो जो छोटा सा शॉर्ट नोट बनाओगे ना, फोटोकॉपी जैसा, तो उसमें डाल देना, तो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टाइम नहीं बनाने ये कि फर्स्ट टाइम तुम टॉपिक पढ़ रहे हो और उसी टाइम पे तुमने क्या किया, सोर्स नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम पे तुम कुछ इतनी चीजें बकवास भी लिख देते हो उनमें, जो तुम्हें नहीं पता, पता सब कुछ डाल देते हो। तो हमेशा जब भी शॉर्ट नोट बनाओ तो दूसरी बार पे बनाया करो, दूसरी बार। अब तुम क्या करोगे, हर चैप्टर के इस तरीके से शॉर्ट नोट बना लोगे, और जब पेपर आएगा तो उससे पहले इन्हें पढ़ने में 2 घंटे में आपके सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब रिवाइज हो जाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं तुम्हें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तुमसे पूछ लेगा 10 की पावर माइनस के 9 मोलर HCl है, इसकी पीएच क्या होगी?
या तुम्हें पूछ लेगा 0.1 मोलर HCl है और इसकी रिएक्शन करा दी 0.2 मोलर NaH के साथ, इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, बफर इक्वेशन से पूछ लेगा, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस के लोग सोल्ट अपॉन में एसिड। तो ऐसे ऐसे फिजिकल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा किससे, फेज इक्विलिब्रियम से क्या पूछ लेगा कि कितने कंपोनेंट है, कितने फेज इक्विलिब्रियम में है, कितनी लेयर बन रही है, CO2 में और वाटर में क्या डिफरेंस है फेज डायग्राम में, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ किसमें इंक्रीज होता है, ये सब चीजें। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में पूछ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए ना उनमें स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो वो एक बार स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया जरूर याद रखना। DU BHU GNU का एंट्रेंस एग्जाम भाई जुलाई एंड तक हो जाएगा। जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते, बता दूं मैं तुम्हें, कभी गूगल ढूंढने लगो कि सर जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते इसके, तो मत ढूंढो पेपर में, बता दिया कि लेवल कैसा आता है, सिंपल बेसिक आता है बिल्कुल, थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी है। और दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे जेडली हुई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सत्य प्रकाश है, किसी बच्चे के पास सत्य प्रकाश हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे भी चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के 34-35 चैप्टर होंगे, तो उनके क्वेश्चन लगा लो, उसमें से बेसिक क्लियर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम बेसिक करे या इक्विलिब्रियम बिल्कुल बेसिक करो, फॉर्मूले जैसे केपी केसी के में रिलेशन पूछ लिया, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, इस तरीके से प्रेशर दे देगा तुम्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेगा इस तरीके से, काइनेटिक्स में ऑर्डर पूछ लेगा, रिएक्शन दे देगा ऑर्डर क्या है, और क्या पूछ लेगा कि तुम्हें रेट दे देगा, और रेट देने के बाद पूछ लेगा कि ऑर्डर क्या है। तो एक मिस्टेक और करते हैं हम काइनेटिक्स में, जब ऑर्डर की बात आती है वो बता देता हूं, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे पास क्या होती है, अब तक तुम क्या क्वेश्चन करते आते हो, ये ऐसे टेबल बनी होती है, ये टेबल बनी होगी, यहाँ पे R1 लिखा होगा, R2 लिखा होगा, R3, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी ए की और बी की, यहाँ पे A2 मान लो, B2, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है। अब इन केस में क्या होता है कि जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, R1 R2 R3, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, 1-2 का रिलेशन, 1-4 का रिलेशन, ऐसा ही कंसंट्रेशन टर्म में होता है। लेकिन कभी कभी हमें वो रिलेशन नहीं मिलता, तो जब वो रिलेशन नहीं मिलता उस केस में हमें क्वेश्चन कैसे करना है, उस केस में ध्यान रखिए, जब कभी तुम्हें कोई रिलेशन ना मिले, R1 इक्वल टू R2, K1 बाई K2 इक्वल टू जैसे A1 बाई A2 है, इसकी पावर अल्फा है, और हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर R1 R2 में नीचे कोई रिलेशन मिल गया 1/2 का और इधर भी 1/2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है, बात ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ा ही ना होता है, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी करता हो तो वो इनके बीच में कोई रिलेशन देगा ही नहीं ऐसा सच कि इसके साथ बिल्कुल तुम्हें सिंप्लीफाई हो जाए, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चन को तोड़ते नहीं है कि यार हमें तो कुछ दिखा नहीं कैसे होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे ln R1 बाई R2 लो इक्वल टू अल्फा ln A1 बाई A2 लो, यहां से ये क्या है, अल्फा ऑर्डर है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln R1 बाई R2, ऐसे ही अपॉन में ln A1 बाई A2, और सोल्व कर दो तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता कि तुम सोचो कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा तो तुम इन क्वेश्चन को छोड़ दो। यूट्यूब में 1-2 पेपर ही मिल सकते हैं, सीयूसेट प्रीवियस ईयर 2018 क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, अरे ऐसे नहीं मिलते हैं सीयूसेट के, क्योंकि इतने फेमस नहीं है, फेमस जो होता है उसी का मिलता है। जेएम है, आईआईटी का फेमस है, डीयू फेमस है मिलता है, बीएचयू फेमस है मिलता है, एचसीयू का मिलता है। अब सीयूसेट के इनके पेपर ढूंढने लगोगे, इनके पेपर नहीं मिलते, तो जब तुम्हें लेवल बता ही दिया तो फिर क्या टेंशन है तुम्हें, बताओ बताओ। एनालिटिकल केमिस्ट्री के तो पीछे पड़े गए हो, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का बता दिया शिवेंद्र पांडे कि कैसे डील करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। इसके साथ 4 टॉपिक और है, एनालिटिकल छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बस 4 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, सारे प्रीवियस ईयर सारे लगा दो, एनालिटिकल सारी मिल जाएगी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
बस वो जितने प्रीवियस ईयर में एनालिटिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनकी अलग से पीडीएफ बना लेना। हर पेज से दो दो चार चार क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एनालिटिकल के, एक फोटो खींचो, अलग से स्क्रीनशॉट, अलग पीडीएफ बना दो, जाने से पहले वो एनालिटिकल की सारी पीडीएफ देखते चले जाना, एनालिटिकल के हो जाएंगे। सर जनरल के लिए कट ऑफ क्या होती है? देखो बीएचयू में और इनमें डीयू में कट ऑफ वेरी करती रहती है। मैं तुम्हें सेफ मार्क बता रहा हूं कि 200 प्लस में रखना 360 में से। और डीयू में क्या होता है, 400 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। डीयू में क्या होता है, 400 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 का 1 और 1 नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा। तो डीयू में तो बहुत गंदा कंपटीशन है डीयू में। डीयू में बच्चे क्या सोचते हैं, जिस बच्चे की रैंक 32 आ रखी है वो सोचता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। और 32 अच्छी रैंक है, दिखने में लग रही है ना, लेकिन जब वो इसका सीरियल नंबर देखता है ना कि उसका नंबर कौन सा है 32 रैंक पर, वो मिलता है जाके 250 पे। और डीयू में सीट है 70। क्योंकि डीयू में गंदा तरीका एक ये है कि एक एक रैंक पर 10-10 बच्चे होते हैं, 10 से 15 बच्चे। ये बड़ा, तो तुम्हें डीयू में बहुत इफेक्टिवली पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसके साथ साथ मिस्टेक कम से कम करनी है कि नेगेटिव कम से कम रहे, तभी तुम्हारी रैंक ऊपर आएगी। तुम्हारी रैंक जानने को तो होगी 20 रैंक आ गई, बहुत अच्छी रैंक है, तुम भी खुश हो जाओगे देखते तो एकदम से जब रिजल्ट देखोगे। लेकिन जब लिस्ट आके सीरियल नंबर देखोगे, लो भैया सीरियल नंबर मिला 300 हमें, तो क्या करोगे, सीरियल नंबर का एडमिशन ही नहीं होगा। 70 सीट है, ज्यादा 150-200 सीरियल नंबर तक एडमिशन हो सकता है, और 200 सीरियल नंबर मुश्किल से 15-20-30 रैंक तक खत्म हो जाते हैं जनरल के लिए तो और भी बहुत आफत है। सर एक बात बता दो, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन सुनो मेरी बात, रिवीजन कॉलेज के साथ आईआईटी की तैयारी कैसे करें? देखो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अभी से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 साल आराम से तैयारी करो जम के। और कॉलेज के साथ साथ सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा पता क्यों है? क्योंकि जब तुम्हारे पास टाइम है तब तुम उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। बात समझ में आ रही हो? लेकिन जब ऑफलाइन क्लास होती है तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम्हें ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, रात को बैठ के कभी मन किया 2 घंटे क्या क्या एक वीडियो लेक्चर देखा, खत्म हो गया एक टॉपिक। बात समझ में आ रही है? तो ऑनलाइन इसलिए बहुत इफेक्टिव है। पर ऑनलाइन में यह है कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जितने भी कोचिंग होते हैं बड़े बड़े, वे क्या करते हैं, कंजूसी करने लगते हैं। बताओ भाई, कंटेंट देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। अरे जितना आता है पढ़ाओ बच्चों को, कंटेंट बहुत मैटर करता है। अरे डीयू में सीट तो 270 है, लेकिन आधी सीट तो उनके लिए है ना, मेरिट वालों के लिए। अमित दत्त 70 सीट इसलिए जनरल एंट्रेंस एग्जाम से जो तुम लोगे वो है 70 सीट। चार गलत गैस करने से एक सही, हाँ एक सही कर दो, सही है। तो तुम्हें ये जो गेसिंग पावर है ना, ये गेसिंग पावर तुम्हारी टेस्ट सीरीज से बढ़ती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज में देखो कहां मिस्टेक कर रहे हो। और मैं टेस्ट सीरीज का पहले ही बता चुका हूं, कॉपी में देखने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना ही करो। ये सब चीजें तुम बताओ एक बात, क्या देखते हो कि टेस्ट सीरीज में जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे आता है वही जब मेन रिजल्ट आता है उस पर कहीं मिलता ही नहीं। कभी कभी होता है ना ऐसा, क्यों करता? क्योंकि वो फर्स्ट रैंक आने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए पढ़ रहा है। हमें दूसरों को नाम नहीं दिखाना, कौन देखने वाला है तुम्हें? किसी घंटा फर्क पड़ रहा है कि तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तुम्हारा अगर ऐप पे नाम आ रहा है, कोई नाम आ रहा है, तो बहुत सारे राहुल है जिसकी फर्स्ट रैंक आ रही है। तो खुद के लिए करो, दूसरों को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ो। अरे नेट प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन है भाई, किसी भी इतनी बड़ी पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। देखो रिवीजन का बता देता हूं तुम्हें, रिवीजन कैसे करना है। पर रिवीजन से पहले तुम्हें यह है कि तुमने सब कुछ पढ़ रखा हो अच्छे से। मैं जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता था, अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, किसी की नहीं। एक पता, दो चीजें होती है। अगर तुम किसी टॉपर से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पूछोगे, डिफरेंस बता रहा हूं मैं, तो टॉपर तुम्हें सिर्फ इतनी बातें बताएगा, भाई मैंने यहां से पढ़ा, इस बुक से ये पढ़ा, इस बुक से ये पढ़ा, ये पढ़ के मेरा फर्स्ट रैंक आ गई। उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, लेकिन उसने मिस्टेक तो कहीं की नहीं। क्या सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो यहां से पढ़ के यहां से पढ़ के रैंक ले आएंगे? नहीं होता। तो किसी टॉपर से सीखने की बजाय किसी ऐसे बच्चे से सीखो जिसने गलती कर रखी है। मैंने कर रखी है गलती,
मैं बताता हूं कैसे पढ़ते हैं। जब कभी भी तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जितना मैं बच्चों को पढ़ाता हूं उस टाइम पे तीन चार बात याद रखो किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए। सपोज करो तुम्हें एक थर्मो पढ़ना है, तो थर्मो पढ़ो, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ। टारगेट ये बनाओ, तुम्हारे पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 आवर होते हैं। टारगेट बनाओ कि ये थर्मो है और थर्मो को मुझे 3 से 5 दिन में खत्म करना है, कंप्लीट लगाना है। उसके बाद ये हफ्ते में मुझे बस यही करना है थर्मो, इसके सारे प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जितने इसके क्वेश्चन है सारे लगाने हैं, बात खत्म। और जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे टिरके आते हैं घुमा फिरा के, इसका रिलेशन उससे होता है, इसका रिलेशन उससे होता है, तो उन क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करो उन क्वेश्चन को। क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमसे नहीं हुए, बाकी सब क्वेश्चन हो गए, तो बाकी सब क्वेश्चन तो बाद में भी हो जाएंगे जब तुम रिवीजन के टाइम पे करोगे। तो जो ये क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं इन पे टिक मार्क रखो बस। अब उसके बाद तुमने इस थर्मो चैप्टर को 3 से 5 दिन में अगर टारगेट बना लिया है तो खत्म करो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टारगेट में अपने चैप्टर वाइज खत्म करते चले जाओ। बात समझ में आ रही है? फिर कैसा टाइम आएगा कि तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाए, छोटे छोटे 1 महीने में ऐसे करके तुम 4-5 टॉपिक खत्म कर दोगे मेजर। अब फिर जब एक टॉपिक तुम्हारा 20 से, देखो एक टॉपिक को भूलने में कम से कम 21 दिन में तुम टॉपिक को भूलने लगते हो, काफी भूल जाते हो, तो 21 दिन तक आना ही क्यों है? जब तुम्हारे पहले चैप्टर को पढ़ने में सपोज करो 5 दिन में 16 घंटे गए हैं, तो बीच में एक दिन तुम बैठोगे तो 16 में से तुम्हारा टाइम पूरा रिड्यूस हो जाएगा 8 घंटे। एक दिन बैठ के 8 घंटे इस चैप्टर को बीच में रिवाइज कर दो, बीच में 15-20 दिन के बाद। और उसके बाद क्या करो, 20 दिन के बाद इस टाइम पे जब सेकंड टाइम रिवीजन करो उस टाइम पे सोर्स नोट बना लो बस। और हर टॉपिक में ऐसे ही करना है तुम लोगों को। आइए आइए भाई, बैटरी लो हो गई थी, देखिए देखिए, बिल्कुल क्लियर है, साउंड क्लियर है ना, दिख रहा है ना सर? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तुम्हें। फिजिकल, सारी फिजिकल को मुश्किल से 25 से 30 पेज में निपटा दो, 25 से 30 पेज पे। और पेपर में जाने से पहले यही पढ़ना है बस। एक हफ्ते पहले जितने कंसेप्ट तुमने पढ़े हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर से एक हफ्ता पहले नए कंसेप्ट पढ़ोगे दिमाग खराब होगा, ओ ये तो मैं पढ़ने ही भूल गया था, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है एक हफ्ता पहले। और दूसरी गलती पता हो क्या करते हैं हम? जब जैसे जैसे पेपर हमारा पास आता है ना, उससे हम 15-20 दिन पहले तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पढ़ तो रखा है, जिसने पढ़ रखा है वो पढ़ना छोड़ देता है। यही जो टाइम होता है ना लास्ट के, पेपर से लास्ट पहले जो 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे जितनी बार तुम अपने जो सोर्स नोट बनाए हैं उनका रिवीजन कर सकते हो, जो डिफरेंट क्वेश्चन तुमने अलग से सिलेक्ट करके रखे हैं उनका रिवीजन कर सकते हो। तो ये 10 दिन और बाद में जितनी प्रिपरेशन की है ये बराबर होती है। क्योंकि 10 दिन जितना तुम पढ़ लोगे, इनमें अपनी पूरी प्रैक्टिस जितने लगाए थे सबका एक बार रिवीजन कर लोगे, तो ये 10 दिन की मेहनत आपको एक अच्छी रैंक दे सकती है। तो बीच के चाहे मन करे या ना करे, बुक लेके बैठो और पढ़ो कि हाँ मुझे करना है रिवीजन। ज्यादा नहीं पढ़ रहे, सपोज करो तुम्हारा इफेक्टिव टाइम पहले तुम एक दिन में 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, अब 10 दिन लास्ट के बच्चे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, 8 घंटे ना पढ़ के 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन 4 घंटे रिवीजन अच्छा करो। बस इतना, अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि 10 दिन में पूरा रिवीजन हो जाए तुम्हारा। और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। चलिए बताइए और कोई दिक्कत है? दूसरा, एक लाइव सेशन बाद में ले देंगे जब ड्यू का रिजल्ट आ जाएगा। ड्यू और बीएचयू का पेपर होने के बाद तब उसके रिजल्ट के टाइम पे लाइव आएंगे, उसके बाद बताएंगे कि एडमिशन कैसे करना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या होगा। ड्यू के लिए तुम्हें बता दूं, एक ड्यू की तुम्हारे पास मिथ और बन रखी है कि ड्यू में 70 कॉलेज है, तो एमएससी में तो किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये भी तो गलतफहमी रहती है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है, उड़ीसा से है, जो इधर अदर से, जिनको पता ही नहीं कि डीयू एक्चुअल में है क्या। भाई डीयू में 70 कॉलेज है, बात ठीक है, इन 70 कॉलेज में बीएससी एडमिशन चलते हैं, लेकिन एमएससी एडमिशन के लिए पूरे डीयू का एक डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट में तुम्हारी सारी मास्टर क्लास चलेगी,
और सारी पीएचडी जितने भी होते हैं वो सब मास्टर क्लास डिपार्टमेंट में चलती है। अब जो एमएससी के लिए कुछ कॉलेज में 70 के 70 एनरोलमेंट नहीं करते, सिर्फ एमएससी के लिए 15 से 20 कॉलेज है जो एमएससी के लिए अपने कॉलेज में एनरोलमेंट रखते हैं। अब कॉलेज में एनरोलमेंट होगा तुम्हारा, लेकिन तुम सब बच्चों की क्लास चलेगी कहां पे? डिपार्टमेंट में। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि 70 के 70 कॉलेज है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो गया और तुम्हारी क्लास हंसराज कॉलेज में चलेगी, नहीं। तुम जितने 300 के 300 बच्चे एंट्रेंस क्लियर करके या सीट लेके बैठोगे तो वो सारे के सारे बच्चे डिपार्टमेंट में ही बैठ के पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये मिथ हटा दो अपनी। हाँ सर, बीएचयू में रिलैक्सेशन है, बीएचयू स्टूडेंट का, हाँ रिलैक्सेशन है उन बच्चों के लिए। एनालिटिकल का प्रीवियस ईयर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। कर देंगे भाई, 2 दिन में पीडीएफ, 2 दिन का टाइम चाहिए। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। या तुम्हें प्रीवियस ईयर तो सारे लगाने ही है, जब सारे प्रीवियस ईयर लगाने हैं तो उसमें मिल जाएंगे, तो उससे भी लगा सकते हो, वरना थोड़ा वेट करो। नेट का पेपर कब होगा? नेट का पेपर मैं मुझे जो लग रहा है वो 15 अगस्त के आसपास लग रहा है कि अगस्त में होगा नेट का पेपर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या बताऊं, मैंने इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया भाई। जिस जिसका एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनका पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, इनका एंट्रेंस एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता, तुम इजिली कर सकते हो। वहां के बच्चे वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं सारे, तो इतना हार्ड एग्जाम। सीयू सेट का भी बता चुका हूं भाई, अमृता राज, सीयू सेट सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। एचसीयू का कट ऑफ, वट ऑफ कुछ नहीं, जो टॉपर के स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे ही करती है जामिया हुई, डीयू बीएचयू हुई, ये सब क्या होते हैं, ऊपर के जितने बच्चे होते हैं एडमिशन फुल कर लेते हैं, बाकी कट ऑफ से इनको कोई मतलब नहीं होता। कि तुम सोच रहे हो कि कट ऑफ आती है, डीयू की कट ऑफ आएगी, बीएचयू की कट ऑफ आएगी, या एचसीयू की कट ऑफ आएगी जैम की तरह, कट ऑफ से तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर जब तक इनकी सीट फुल नहीं हो जाती है एडमिशन लेते रहते हैं। अब वो चाहे तुम्हारे 70 रैंक तक भी चले जाए या तुम्हारे मार्क्स की बात करें, अगर 200 तक उनकी सीट कंप्लीट हो गई तो 200 पे एडमिशन रोक देंगे। तो कट ऑफ की तो इसमें बात ही नहीं आई। क्या कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ तो वो होती है ना कि ये कट ऑफ लगा दी, इससे आगे जितने स्टूडेंट हैं उनका हमने एडमिशन ले लिया, इससे पीछे जितने उनका एडमिशन नहीं लिया। लेकिन डीयू बीएचयू में ऐसी कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं होती। इनमें तो भाई सीट होती है, 70 सीट है तुम्हारे, अगर 200 250 नंबर तक तुम्हारी 70 सीट भर गई तो भर गई, 250 से पहले जितने नंबर है सब लेके मरो भाई, क्या करोगे उनका? तो कट ऑफ वट ऑफ का कोई सीन नहीं होता। आईआईटी जैम में जैसे कट ऑफ आ जाती है कि इनका आईआईटी जैम क्वालिफाई है, डीयू बीएचयू इनमें कोई क्वालिफाई नहीं होता, जिसकी रैंक अच्छी, जो टॉपर उसी का एडमिशन। सर जैम के क्वेश्चन आते हैं बीएचयू में, क्वेश्चन कंसेप्ट सेम होता है। ऐसे नहीं कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे, नहीं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होके आएंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा, कंसेप्ट सेम हो सकता है, बस यही होता है, इतना ही। जैम क्वालिफाई होने से कोई सीट श्योर नहीं है, जैम क्वालिफाई हो गए तो सीट श्योर हो गई तुम्हारी, नहीं। मैं बताया तो, सीट तब तक भरती रहती है डीयू बीएचयू कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जब तक तुम टॉपर हो। तो कोशिश करो कि टॉप रैंकर में ही रहो। पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, हाँ ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पीयू, वहां पे एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है। तो इन सब में यही सिस्टम होता है, 30-40 सीट, 20 है या 20-25 सीट है शायद वहां पे। 94 सीट हो गया सर इस बार बीएचयू में, 94 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 94 टोटल हुई है, तुम्हारे वांटे में कितनी आएगी? इनमें से कुछ सीट 10-15 सीट तो तुम्हारी उसमें ही रह जाएगी, जो बीएचयू का कोटा लगाएगा अलग से। 10 बच्चे तो अपने स्टूडेंट के लेगा ना, जैसे ड्यू प्रीफरेंस देता है, हाफ एडमिशन मेरिट बेस पे देता है, हाफ एडमिशन एंट्रेंस पे देता है, तो बीएचयू भी तो यही काम करेगा ना अब। तो तुम्हारी अगर चुनाव में उन्होंने 15 सीट बढ़ाई है तो 5 सीट तुम्हारी उसकी बढ़ाएगा, 5 सीट अपने बच्चों की बढ़ाएगा, 5 सीट बाकी जो कैटेगरी बचती है उनकी बढ़ाएगा। बीएचयू के लिए से मार्क्स 200 प्लस, 200 प्लस रखना, कोशिश करना 200 प्लस। मेरे 235 थे, तो अपने श्योर रखना 235 पे उस टाइम पे।
52-53 रैंक आती थी सर। टॉप रैंक और कॉलेज और कैंपस में क्या डिफरेंस होता है? टॉप रैंक कॉलेज और कैंपस, हाँ देखो, टॉप, एक बात तुम्हें पता नहीं ये क्या गड़बड़ा रखी है कि टॉप कॉलेज में एडमिशन लेता है। गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करा टॉप लिस्ट आ जाएगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, कैंपस तुम्हारा यहाँ पे है, डिपार्टमेंट, और टॉप लिस्ट निकालते हो कॉलेज की, उसमें वेंकटेश्वर कॉलेज ऊपर मिलेगा। ये सारा एरिया नॉर्थ कैंपस का है, और साउथ कैंपस बेटा ये बैठा यहाँ पे, और यहाँ पे वेंकी कॉलेज है। तो टॉप कॉलेज में और इनमें कोई डिफरेंस ये नहीं होता। सिर्फ अगर तुम्हारा इसको देखो, तुम्हारा अगर एडमिशन स्टीफन कॉलेज में हो रहा है तो उसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन स्टीफन कॉलेज के लिए एक तो तुम्हें 20 रैंक तक आना पड़ेगा, टॉप 20 या रैंक तक जितने बच्चे होते हैं उसमें, इसमें क्योंकि 15 ही बच्चे लेते हैं, मुश्किल से 15 या 20 बच्चों का एडमिशन होता है इसमें, उसके लिए इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तभी तुम्हारा स्टीफन कॉलेज में एडमिशन होगा। और दूसरी डिसएडवांटेज की, ये तो हो गया फायदा कि सीवी में बहुत अच्छा दिखेगा। अगर तुम कहीं पीएचडी वेचडी के लिए जाते हो, कहीं इंटरव्यू में बैठते हो, तो तुमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारी किससे कॉलेज से पास आउट हो, तो स्टीफन कॉलेज से बोल देंगे। लेकिन जो तुम्हारी डिग्री बन के आती है ना, उस पे कहीं स्टीफन कॉलेज ये सब नहीं लिखा होता, उस पे पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता है, तुम्हारे कॉलेज का नाम तक नहीं होता। जब तुम्हारी डिग्री आएगी ना बनके, या तुम्हारे जो सीनियर हो गए उनसे पूछ लो, कोई डिग्री पे किसी कॉलेज का भी नाम नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है लिखा हुआ। अब स्टीफन कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो सी में ऐड हो जाएगा, लेकिन इसकी फीस भी तो 40,000 है। और इससे अलग जितने भी कॉलेज हो गए, हिंदू हो गया नॉर्थ कैंपस में, हंसराज हो गया, क्रोडीमल हो गया, रामजस हो गया, इन सब की फीस मुश्किल से 8 से 15,000 के बीच में घूमती है, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो फीस हो सकती है वो 20,000 हो सकती है। तो जब कभी भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, टॉप रैंक में आ जाएंगे, तो कोशिश करना कि तुम नॉर्थ कैंपस में ही रहो। अगर तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में ही एडमिशन हो जाता है कॉलेज में तो बहुत अच्छा है। फिर कहोगे कि सर वेंकी तो पहले नंबर पे है, आप बोल रहे हो कि हिंदू और हंसराज ये इनमें नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लो। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम तब आती है कि जब तुम्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, किसी भी छोटे छोटे सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है ना, तो तुम यहां से हर बार यहां पे जाया करोगे, हर महीने चक्कर लगाया करोगे क्या, इधर से उधर इधर से उधर। तो कोशिश क्या करो कि नॉर्थ कैंपस में ही रहोगे, तो एडमिशन नॉर्थ कैंपस में रहेगा, तो 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे तुम्हारे कॉलेज है, जाके अपना कुछ भी वेरिफिकेशन होती है तो करा सकते हो। कट ऑफ सेफ मार्क्स बता तो रहा हूं, कट ऑफ में बताता रहा हूं, कोई ऐसी से ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होती। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम सोचते हो कि कट ऑफ है, अब क्या देखोगे कि चलो 400 नंबर है, 400 नंबर में से किसी बच्चे के 250 है, तो मैं बोल दूंगा कि 250 बच्चे वाले का नंबर श्योर है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, अगर 400 है तो तुम कोशिश करो कि 300 प्लस में रखूं मैं अपने, जिससे एडमिशन श्योर है। क्योंकि 250 नंबर पे भी तुम्हें कितने बच्चे मिलेंगे? 200 बच्चे मिल जाएंगे, और सीट मिलेगी 70। अब 70 सीट है, 250 200 नंबर है बच्चों के, तो जितनी भी टॉप होती है वे अपने ऊपर के एडमिशन भर लेती है, बाकी उनके कुछ भी करे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सर स्टीफन कॉलेज में पढ़ने का फायदा क्या है? तुम्हें स्टीफन कॉलेज में सिर्फ 3 चीजों के लिए जाना पड़ेगा, एक तो फॉर्म साइन कराने के लिए, एक अपना पास वास बनाने के लिए, और एक कार्ड बनाने के लिए। उससे अलग तुम्हें स्टीफन कॉलेज में कोई काम नहीं होगा। फायदा ये होगा कि जब कभी तुम किसी इंटरव्यू में बैठोगे और उस टाइम पे तुमसे पूछा जाएगा कि किस कॉलेज से पढ़े हो, तो तुम स्टीफन बोलोगे तो एक अलग ही रेपुटेशन बनती है। बस वो फायदा है, सुनने में दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा स्टीफन कॉलेज से, इतना बड़ा कॉलेज है। या कभी तुम पीएचडी एंट्रेंस के लिए बाहर अप्लाई करते हो, तो वहां पे जब तुम्हारा इंटू उसमें लिखा होगा ना, सी में भेजोगे ना अपना, तो उसमें कि स्टीफन कॉलेज से एमएससी पास आउट है, तो उसका इंपैक्ट वहां पे पड़ता है। जितनी भी आईआईटीज हुई, बीएचयू हुआ, डी हुआ, एमएससी तो सब कराते हैं। डिफरेंस क्या है एमएससी में? डिफरेंस तो यही है ना कि इंटरव्यू में बैठोगे तो उसकी टॉप रैंक आएगी, तो हाँ भाई ये थोड़ा आईआईटी से पढ़ा है, नाम है इसका आईआईटी से पढ़ा है। चाहे नॉलेज आईआईटी में बैठे वाले और डी वाले बच्चे को बराबर हो, बस चूज करने में कहां करेगा कि ओहो ये तो उसमें है, ये तो आईआईटी से पास आउट है, और ये है, ये डिफरेंस होता है बस। आईआईटी की भी होती है, पर सेमेस्टर 50 के पड़ता है शायद, हॉस्टल वोस्टल का चार्ज लगा के, है ना भाई? टेक्निकल 50 पड़ता है ना, 50 के पड़ जाता है सब कुछ। स्टीफन कॉलेज में पढ़ने का फायदा, ठीक है, इससे ज्यादा।
और बताइए कोई इंक्वायरी हो तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना बोला है मैं बता रहा हूं। एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम बताए तो है, एमएससी का जहां तक मुझे लग रहा है जून जुलाई एंड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जुलाई एंड से और ज्यादा लेट हुआ तो तुम्हारा सेशन भी बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट होगा, उससे सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप सर? स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इतनी खास स्कॉलरशिप नहीं मिलती। डीयू में हुआ तो डीयू में मुश्किल से तुम अगर टॉप रैंक में आ रहे हो, अगर टॉप में आ रहे हो टॉप 3 में, तो तब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपए होगी, या मैक्स टू मैक्स 6,000 होगी। ठीक है, स्कॉलरशिप की ऐसी कोई वो इतनी बड़ी स्कॉलरशिप नहीं है। सर बुक से पढ़ने में दिक्कत आती है, कैसे पढ़नी है थोड़ा गाइड कर दीजिए, बहुत सारे इधर उधर के टॉपिक दिख जाते हैं। अरे बताए तो है, अभी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों तुम्हारे पास। अभी मैं एक पीडीएफ, जो ऑर्गेनिक की पूरी पीडीएफ है, जितने तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और इनऑर्गेनिक की एक पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अभी बुक मत पढ़ो, तो कितना टाइम नहीं है। जब बुक पढ़ने का टाइम था तब तो तुम नोट्स पढ़ रहे थे, टीचर की हर बात मान रहे थे, टीचर भी इतना कॉन्फिडेंस से कहता है बस ये नोट्स कर लो, इस नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तुम नोट्स नोट्स पढ़ के बस नोट्स की नॉलेज तक ही सीमित रह जाते हो। बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ो, लेकिन एक बार एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो। बुक पढ़नी है तुम्हें, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, फिर आगे इंटरव्यू भी तो देने हैं, इतने सारे इंटरव्यू, वहां पे नोट्स काम नहीं चलते, वहां पे जिसने बुक पढ़ रखी है वो काम चलता है। डीयू कैंपस में क्लास होता नहीं है क्या एमएससी केमिस्ट्री का? डीयू कैंपस में ही तो होता है, बताया तो है, ये चार्ट बना के इतना गोल सर्कल, ये क्या कैंपस का ही तो है, और ये बीच में डिपार्टमेंट रखा है, इस डिपार्टमेंट में क्लास होती है सारी। अरे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक पूरी शर्मा पठानिया, पूरी शर्मा पठानिया पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री की पीडीएफ, फिजिकल केमिस्ट्री की क्या पीडीएफ चाहिए बच्चों तुम्हें बताओ? अंजलि फिजिकल केमिस्ट्री की क्या पीडीएफ चाहिए भैया आपको? फिजिकल केमिस्ट्री की क्या पीडीएफ होगी? उसमें तो कंसेप्ट पढ़ो, फॉर्मूले बनाओ अपने, जो तुम्हारे क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, तो इनके लिए क्या प्रैक्टिस करनी? सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दो, जितनी बार थ्योरी रिपीट करके पढ़ते रहोगे इतनी ही चीजें तुम्हारे एग्जाम में याद रहेगी, वरना भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये है ये है। दिक्सर और 1000 इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक क्वेश्चन की सीरीज करा दीजिए। अरे हमारी एक टेस्ट सीरीज तो चली रही है, साथ के साथ ही जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया है, उसमें डलवा दूंगा मैं शाम तक। पूरी क्लेडन के क्वेश्चन जितने भी है वो प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तुम्हारे नोट्स है, तुमने पढ़ा होगा वो, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज से क्लियर हो जाएगा। तो क्लेडन के सारे क्वेश्चन लगा लिए तो फिर कोई और क्वेश्चन टाइप का बचेगा ही नहीं। बीएचयू के स्टूडेंट का कितना कट ऑफ जाता है? कट ऑफ, फिर कट ऑफ पे तो तुम ऐसे अटके हो, कट ऑफ क्या होती है मुझे पहले तो ये बताओ, कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ का मतलब यही होता है ना, जैसे सिविल सर्विसेज में हो गया, इतनी कट ऑफ लगा दी, इस कट ऑफ तक जितने बच्चे सबका सिविल एग्जाम क्लियर है, सब आईएएस आईपीएस बन गए। लेकिन डीयूबीएच में इन सब में कोई कट ऑफ नहीं होती, सेफ मार्क्स होते हैं कि इतने सेफ मार्क्स है, 200 प्लस तक, 250 प्लस तक तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। तो डीयू में कोशिश करना कि 250 रखो, 250 प्लस अपने मार्क्स रखो। सर जी प्लीज बीएचयू पेट जूलॉजी का बताइए। भाई मैं केमिस्ट्री से हूँ, जूलॉजी का क्या बताऊं भाई पटेल। एसयू में जो मैथ क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में, वो कौन सी लेवल का है सर? देखो मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े होते हैं भाई, लेवल होता है थोड़ा सा, पर जो तुमने 12th का मैथ अच्छे से पढ़ा है, 11th का मैथ अच्छे से पढ़ा है तो क्लियर कर लोगे। लेकिन अब क्या होता है कि 2-2.5 साल तुम्हारा मैथ से कॉन्टेक्ट खत्म हो रखा होता है, तो तुम्हारा इसलिए क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगते हैं। तो एक बार कुछ क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, जरूरी थोड़ी है सारे मैथ के क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम्हें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 6-7 क्वेश्चन कर दो बस। लेकिन तुम्हें एचसीयू के एग्जाम में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जो तुम्हें अप करेगा ना रैंक में, वो मैथ के क्वेश्चन ही अप करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो सब इक्वल करेंगे एचसीयू के एग्जाम में, जो मैथ का करेगा उसी का अच्छा, उसी की अच्छी रैंक आ जाएगी। सर कुछ ऐसे टॉपिक जो स्किप किए जा सकते हैं, स्किप क्या करोगे? स्किप करने के लिए कुछ है क्या? स्किप करने के लिए क्या स्किप करके जाओगे भाई? मतलब अब भी तुम्हें इतना टाइम हो गया। कौन है ये? आशुतोष दुबे।
ये बताओ कि 2 मंथ हो गए, लॉकडाउन हो गया, अब भी 2 मंथ बाकी है, अब भी तुम्हारे मन कर रहा है कि स्किप कर दूं क्वेश्चन? कुछ टॉपिक क्या स्किप करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, स्किप वो टॉपिक करो कि तुम कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, तुम उसे बार बार पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को छोड़ दो। फिर इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने को कोई फायदा नहीं है। पेपर में आए तो तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, वरना उस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ ही देना। सर मेन ग्रुप को याद करने के लिए कोई ट्रिक बताइए। अरे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं मेन ग्रुप के लिए। देखो मेन ग्रुप की जाके लिंक, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैशाली तिवारी, कोई टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्या? एनालिटिकल छोड़ दो, एनालिटिकल मत करना। बाकी क्या टॉपिक छोड़ सकते हो इसमें? नहीं नहीं, ऐसा सच मुझे कोई टॉपिक नहीं लग रहा। एफ ब्लॉक छोड़ सकते हो, अगर एफ ब्लॉक पढ़ने का मन नहीं है तो एफ ब्लॉक छोड़ दो। एफ ब्लॉक अगर तुम्हें फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो एफ ब्लॉक छोड़ दो, ठीक है। दिक्सा रोए बीएचयू में कितने मार्क्स? 200 प्लस रखना अच्छा रहेगा, सेफ में रहोगे, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी कि एडमिशन होगा कि नहीं। और बाकी तुम्हारी रैंक बताएगी। अगर तुम्हारी रैंक बीएचयू में आ जाती है 60-70 तक, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं देखो मैं, क्योंकि उसके लिए 120 तक भी जाती है, तो कभी कभी रैंक की बात भी होती है, बच्चों के ऊपर भी बात करती है। बीएचयू प्रीवियस ईयर का यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिए। अरे डाल तो रखी है बीएचयू प्रीवियस ईयर की यूट्यूब पर, रोहित यादव। आईटी जैम के लिए बुक पढ़नी जरूरी, वीडियो लेक्चर काफी है। देखो वीडियो लेक्चर काफी है, लेकिन जिस लेक्चर में मैथ पढ़ाते टाइम तुम्हें ये कह रखा है कि ये टॉपिक वहां से कवर करो, वहां से पढ़ो, तो पढ़ लो। बुक का ये है कि आईटी जैम में तुम्हारे पास अगर टाइम है बुक पढ़ने का तो बुक पढ़ लो, अगर बुक नहीं पढ़े तो बुक के क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगा लो भाई, क्योंकि सारे जैम में क्वेश्चन होते हैं क्लेडन से उठ के आते हैं डायरेक्ट डिट्टो। तो अगर बुक पढ़ने का मन नहीं है, बुक बड़ी दिख रही है, तो क्वेश्चन लगा लो, और सारे इसके क्लेडन के सारे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं, ठीक है। सर कुछ टॉपिक बुरे लगते हैं, जो टॉपिक बुरे लगते हैं नहीं हो रहे छोड़ दे आशुतोष, कोई दिक्कत नहीं है भाई। राखी सर, हम डीयू का कब तक? जून जुलाई एंड तक, जुलाई एंड तक तुम्हारा हो जाना चाहिए डीयू बीएचयू, जहां तक मैं सोच रहा हूं हो जाएगा जुलाई एंड तक, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में ये आईआईटी जेईई ये सब निपटा देगा नीट, फिर उसके बाद एनटीए तुम्हारा ये डीयू बीएचयू एमएससी एंट्रेंस पे आएगा। सर बीएचयू में 180 तक एडमिशन हो जाएगा, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम बताओ दीक्षा रॉय कि क्या 2-4 महीने से क्या सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे? जिन जिनका जैम खराब गया है या जिनका एनआईटी और ये नहीं मिल रहा, आईआईटी नहीं मिल रही, तो वे गंदे तरीके से पढ़ रहे होंगे, और इस गंदे तरीके से पढ़ेंगे तो हर बच्चा पेपर अच्छा करके आएगा। तो 180 तक हो जाना चाहिए। उस रैंक में रेंज देखना कितनी रैंक आ रही है। टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें? देखो सब कुछ पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, या तो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, या तुम चीजें भूल रहे हो, या तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, डिपेंड भी तो कर रहा है। टेस्ट में दो चीजें होती है, या तो कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, या तुम क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इसका मतलब तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो वो मिस्टेक सुधारो, कि तुमने इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सर स्टैटिस्टिकल के कोई टॉपिक कर सकते हैं? अरे डाल रखा है, यूनिक डाल रखा है स्टैटिस्टिकल पूरी, तो 7 लेक्चर देख लो स्टार्टिंग के वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तक। अगर नेट गेट के लिए पढ़ रहे हो तो सब देखो। सर जेएनयू का एग्जाम कब तक होगा? देखो जुलाई एंड तक हो जाना चाहिए। पीडीएफ का लिंक कब तक मिल जाएगा? पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट बाद ही आ जाएगा, उसके तुरंत बाद भी डलवा सकता हूं, उसके तुरंत बाद ही कोशिश करूंगा, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही डल जाएगा तुम्हारा। डीयू के लिए कोई सेफ मार्क्स नहीं है भाई। सूरज, मैं बता चुका हूं कि एक एक रैंक पर 20-20 बच्चे होते हैं, कहां से सेफ मार्क्स लाओगे बताओ?
अब तुम सोचते हो 400 में से 250 नंबर लिए, लेकिन 250 नंबर तो बहुत सारे बच्चों के हो गए, तो सेफ मार्क्स कुछ नहीं है। 24 24 35 35 रैंक तक इतने 350 सीरियल नंबर जाए रखे होते हैं, 350 सीरियल नंबर 35 रैंक पर। बताओ क्या एडमिशन होगा? नहीं। तो कोशिश करो जितनी कम मिस्टेक कर सको, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, सही करो। सर क्या है एचसी और डीओ बीएचयू में? बीएचयू में कोई ओबीसी कट ऑफ? हाँ, ओबीसी की अलग आती है। जितनी भी कैटेगरी होती है उनका क्राइटेरिया अलग होता है। अगर जनरल का 35 रैंक तक एडमिशन हो रहा है तो ओबीसी का 50 55 तक होता है, तो रिलैक्सेशन तो मिलता है कैटेगरी वालों को, उसका फायदा तो है। स्टैटिस्टिकल थर्मो कितने वीडियो स्टैटिस्टिकल की दिख सर? 7 लेक्चर देखने हैं स्टार्टिंग के, सिर्फ स्टार्टिंग के 7 लेक्चर देखने हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन तक, और उनमें भी वो देखना है जो फाइनल एक्सप्रेशन में बता रखा है ना, वो फाइनल एक्सप्रेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको बोल देगा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, 4 5 रिलेशन लिखे होंगे और वो क्या होता है, तो वो डायरेक्ट टिक करना होता है। सर एचसीओ का सेफ मार्क्स, एचसीओ का सेफ मार्क्स नहीं है, मैं बता तो रहा हूं, कट ऑफ निकालते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं, वो टॉप के बच्चों को उठा लेंगे, मेल आता है कि तुम्हारा इसमें एनरोलमेंट हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास इसका आता है, बीएचयू का आता है। ऐसे डी वाले कट ऑफ निकालते हैं, अलग से लिस्ट निकालते हैं बच्चों की, बच्चों की फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लीजिए। सर ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बीएचयू में। ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री एमएससी में आता है, ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ऐसा हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ इसका एक प्लस पॉइंट मिल सकता है तुम्हें, पता क्या, कि लॉकडाउन होने से बच्चे क्या समझेंगे कि ये सेशन जो स्टार्ट हो रहा है ये अक्टूबर से हो रहा है, इसलिए क्यों ना मैं कि ये साल ड्रॉप ही करूं और आईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर लूं। तो नंबर ऑफ इफेक्ट मिलेगा बच्चों का। कुछ बच्चे जिनका मन कर रहा होगा पहले ड्यू बेचू का, जनवरी में फरवरी में पेपर देने के बाद जिन्होंने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ड्यू बीएचयू में करूंगा, लेकिन इसका एंट्रेंस एग्जाम लेट हो गया, तो उस वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मिलेगा। बच्चे कम ही होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे तुम्हें कि तुम सोच रहे हो कि इस बार लॉकडाउन से बच्चे ज्यादा हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तो कम मिलेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि 4 5 महीने में तो फिर से जैम आ जाएगा। भाई अक्टूबर, सपोज करो अक्टूबर तक तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने बाद तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा फिर से जैम का, तो बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है सर, थर्मोडायनेमिक्स कैसे करें? सरिता कुमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, कहाँ सोते रहते हो तुम? थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ तो बता रखा है। एचसीयू डीओ में कैलकुलेटर अलाउड होता है? एचसीयू में होता है कैलकुलेटर? एचसीयू में हैदराबाद में? बीएचयू में? बीएचयू में कैलकुलेटर अलाउड होता है, डीयू में नहीं होता। डीयू बीएचयू में, डीयू में कोई कैलकुलेटर यूज नहीं है, तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं आनी। तो ऐसे टाइम के लिए लॉग वैल्यू याद रखना, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई इक्वेशन आएगी तो उसमें लॉग वैल्यू याद रखना। बफर के लिए कोई इक्वेशन आ गई, पीएच इक्वल टू पी के प्लस के लॉग सोल्ट अपॉन में एसिड, तो इस केस में यहाँ पे लॉग वैल्यू याद रखना। लॉग की 2 3 4 5 6 7 तक तो वैल्यू याद ही रख सकते हो लॉग की। सर फिजिकल न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे कर? नहीं नहीं, नो रिस्क टाइप। कभी कभी देखो बीएचयू एचयू का, डीयू का सिलेबस बहुत डिफरेंट है बाकी अदर यूनिवर्सिटी से, डीयू वाले बहुत कम पढ़ते हैं। कभी तुम डीयू वाले इतना चोड़ में रहते हो ना कि पता नहीं क्या है, बस तुम्हारा नाम है इसलिए हम कम पढ़ते हैं। मैं भी डीयू से हूं, लेकिन डीयू वालों का सिलेबस बहुत कम है। बीएचयू का और अदर यूनिवर्सिटीज का तुम देखोगे ना जाके, साउथ की तरफ जाओगे तो उनका सिलेबस बहुत ज्यादा है। जो तुम एमएससी में पढ़ोगे ना वो पहले बीएससी में ही पढ़ चुके हैं,
तो तुमसे ज्यादा वो बच्चे पढ़ते हैं। तो ज्यादा बच्चे क्या देखते हो कि जो साउथ के बच्चे होते हैं, बंगाली होते हैं, ये सारे आईआईटीज में, आईसर में, टीएफआर में बहुत ज्यादा मिलते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे कोचिंग तो होती नहीं है, बुक पढ़ते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होता है। जब इंटरव्यू होता है, हमारे डीयू वाले बच्चे तो निकल लेते हैं, लेकिन बंगाली जितने भी होते हैं सबका देखो मैक्सिमम बच्चों का इंटरव्यू क्लियर मिलता है, क्योंकि तैयार रहते हैं वे, उन्हें उन्हें पता है क्वेश्चन कहां से आते हैं, बुक से ही तो आते हैं, तो हर चीज वहीं से ही मिलती है। ये क्लेडन के नए एडिशन से डालूंगा मैं पीडीएफ भाई, मेरे पास नई वाली क्लेडन थी तो उसी से मैं पीडीएफ डालूंगा, सिलेक्ट करके क्वेश्चन तो उसी से आ जाएंगे। वैसे तो पुराने वाली अच्छी होती है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, नए में पुराने में बस इतना से डिफरेंस है। ठीक है भाई, चलो लाइव सेशन खत्म करते हैं, फिर उसके बाद किसी और दिन मुलाकात होगी आप लोगों से। फर्स्ट ड्यू का सिलेबस अपलोड कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा परफॉर्म करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। ओके, खुश रहिए। कोई और इंक्वायरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही, ब्लॉग लॉग बना हुआ है उसमें दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी हेल्प ले सकते हैं आप। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाने के टाइम, हम इस फील्ड में आए हैं तो ये इतना धंधा नहीं बनाना हमें, तुम्हारे अंदर पढ़ने की पोटेंशियल है, ये जैम बच्चों के लिए भी है, ड्यू बैचों में भी, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की पोटेंशियल है, पैसे नहीं है, पैसे मैटर ही नहीं करते, तुम्हारे अंदर पढ़ने की पोटेंशियल है, आइए पढ़िए और आईआईटीज में जाइए। तुम हमसे पढ़ोगे, हमने तुम्हारा साथ दिया, आगे जाके तुम 10 बच्चों को तो पढ़ाओगे, तुम उन्हें भी तो इंस्पायर करोगे कि नहीं भाई ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। तो इतना मैटर नहीं करता, जिसे पढ़ने की चाहत है ना सच में कि हाँ मुझे करना है, तो वो आओ पढ़िए एक बार आके, बस एंट्रेंस, हम उसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट एक ही बच्चे का, हम देख तो ले कि बच्चे में कितना दम है, बच्चे को क्या चाहिए जेनुअनली, हम देख तो ले कि वो क्या क्या इतनी जो तड़प दिखा रहा है पढ़ने के लिए, क्या सच में उसमें तड़प है, उसमें कोई परसेंटेज ऑफ नहीं होता। अगर वो स्कॉलर टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाई कर देगा, हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हाँ उसने हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सही किया, इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम उसे ऐसे ही दे देंगे, ले भाई पढ़ तू, लेकिन पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? तो तैयारी करो अच्छे से, बीएचयू में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हार्डकोर न्यूमेरिकल नहीं आते, आराम से हो जाएगा। तो खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 15-20 मिनट बाद या अभी 5 मिनट बाद अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें देखिए, उन्हीं के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कम नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। सर एंट्रेंस एग्जाम से पहले लाइव, हाँ एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक बार लाइव जरूर आऊंगा मैं, जब एक बार डेट फाइनल हो जाए उससे पहले एक बार जरूर लाइव आऊंगा मैं, तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए अभी, ओके चलो बाय।